आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में, और तमाम सामीन और हाजरीन को आज का यौम फतह कारगिल के हवाले से बहुत बहुत मुबारक हो। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। जी हाँ दोस्तों, हमारी अफवाज की आंखें चौकन्ना हैं, बेदार हैं हमेशा से और हमेशा रहेंगी। यही वजह है कि हम आज अपने मुल्क में बड़े अमन के साथ, सुकून के साथ सोते हैं, बेफिक्र होकर जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हमारी सरहदों की हिफाजत हमारी अफवाज करना जानती है। और वो ये भी जानती है कि अगर कोई बिला इश्तियाल हमारे सरहदों पर कुछ गड़बड़ करे तो हम किस तरह से हौसले से, हिम्मत से जवाब दे सकते हैं। तारीख शाहिद है कि हमने बारहा इस तरह के जवाबात दिए हैं जिसमें हमारी तीनों अफवाज ने अपनी हौसलामंदी से, अपने जवां हौसलों से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। करगिल का यौम फतेह यानी करगिल विजय दिवस भी इसी की एक बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, हम सैल्यूट करते हैं अपनी अफवाज को और हम यकीनन सलाम पेश करते हैं उनकी खिदमत में, जो अपनी जानों पर खेलकर, जो अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की सरहदों के लिए हमेशा चाको चौबंद रहते हैं। आइए फिलहाल एक नजर इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियों पर सबिया फजल के साथ। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबिहा का पुरखलूस आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज छुट्टी का दिन रहा और छुट्टी का जब दिन होता है तो अच्छा लगता है और बहुत सारे काम जो कई दिनों से पेंडिंग होते हैं वो निमट जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपका भी दिन कुछ ऐसा ही गुजरा होगा, थोड़ा सा मसरूफ, थोड़ा सा फुर्सत वाला। लेकिन एक बात तो है सामीन कि ये जो एक दिन का या 2 दिन का जो वक्फा मिलता है ना, छुट्टी जब आती है बीच में, तो इसमें एकदम जहन के ऊपर कोई बोझ नहीं होता और एक तरह से हम बिल्कुल तरोताजा हो जाते हैं अगले हफ्ते की यानी आने वाले दिनों की भाग दौड़ के लिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बंदा रिफ्रेश हो जाता है। खैर, अब अगले हफ्ते की भाग दौड़ के लिए हम हैं एक बार फिर से तैयार, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अब नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मन की बात प्रोग्राम में आज यौम करगिल के मौके पर करगिल के शहीद फौजियों को पेश किया खिराज अकीदत। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया को याद रखना चाहिए कि जब भारत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश की तो इस्लामाबाद ने इसका क्या सिला दिया। इस तरह की हरकतें कभी कामयाब नहीं हो सकती। जनाब मोदी ने करगिल जंग के दौरान उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के खिताब को याद किया। वाजपेयी जी ने गांधी जी के अल्फाज का हवाला देते हुए कहा था कि किसी भी मुश्किल में हमें गरीब हिंदुस्तानी शहरियों के चेहरों को याद रखना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि हमारे कोरोना वॉरियर्स भी हमारे फौजियों के नक्श कदम पर चल रहे हैं। आज भारत में शिफायाबी की शरह बहुत से मुल्कों से बेहतर है और हलाकत की शरह भी बहुत कम है। ताहम हमें मोहतात रहने की अभी भी जरूरत है। वजीर आजम ने कहा कि देही हिंदुस्तान ने कोविड-19 से मुकाबला करने में अहम किरदार अदा किया। जनाब मोदी ने बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुपों की कोशिशों की तारीफ की, जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग पर मबनी मास्क तैयार किए हैं। वजीर आजम ने कहा कि 7 अगस्त को दस्तकारी का कौमी दिन है, हमें अपने बुनकरों और दस्तकारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। वजीर आजम ने उन तुलबा से भी बात की जिन्होंने बोर्ड के इम्तहानात में शानदार कामयाबी हासिल की है। जनाब मोदी ने बैरून मुल्क हिंदजाद शहरियों से भारत के रिश्ते की भी सताइश की। जनूबी अमेरिका में सूरीनाम का एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत से हिंदजाद लोग रहते हैं। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 8,85,577 मरीज हो चुके हैं शिफायाबी की शरह 64% से ज्यादा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,42,263 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। तो सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें और चलिए अब जरा दांतों की सेहत पर भी नजर डाल ली जाए। दांत हैं तो खाने पीने का मजा है और अगर दांत नहीं है तो फिर भूल जाइए कि खाना या अच्छा खाना जायका किसे कहते हैं, क्योंकि हर तरह के खाने की चीज
दांतों की मरहूने मिन्नत होती है, उसी की बदौलत हमारे पेट तक पहुंचती है। दांतों के डॉक्टर हैं हमारे साथ मौजूद और कुछ सलाह और मशवरा, कुछ टिप्स देंगे हमें दांतों की सेहत के हवाले से। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स, डॉक्टर सेड डेंटल कॉलेज AMU अलीगढ़ में वर्क करता हूँ। आज मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल दुनिया कोविड-19 को फेस कर रही है और एक अजीब सी सिचुएशन है दुनिया के सामने। तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग सैनिटाइजेशन पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन के ज़रिए हो रही है जिससे कि डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोका जा सके। ये कोविड-19 एक वायरल डिजीज़ है और वायरस के अंदर लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एक ही होती है, वो ये है कि ये रिप्रोड्यूस करता है। जैसे ही ये लिविंग सेल में जाता है तो ये रिप्रोड्यूस करने लगता है और अपना नंबर बढ़ाने लगता है। अगर इंसान की इम्यूनिटी वीक है तो वो उसे बीमार कर देता है, और अगर इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो इम्यूनिटी इस वायरस को पे काबू पा लेती है, इस वायरस पे काबू पा लेती है। तो ईमान आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम इस चीज़ पे शायद फॉलो नहीं कर रहे थे। अब शायद फॉलो करेंगे, लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, सफाई रखेंगे। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ उस डिपार्टमेंट में जो वर्क होता है वो दांत किसी बच्चे के अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो उसे अलाइन किया जाता है। अगर दांत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं तो उन्हें अपनी प्रॉपर प्लेस पे फिर से पुश करके पहुंचाया जाता है। और दांत अगर रिवर्स रिलेशन में है, किसी का नीचे वाला जॉ अगर आगे है और ऊपर वाला जॉ पीछे है, तो वो कंडीशन भी मैनेज की जाती है। तो किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट के 3 चीज़ें होती हैं, प्रिवेंशन, इंटरसेप्शन और करेक्शन। प्रिवेंशन में यह है कि उस चीज़ को जो नॉर्मल है उसे नॉर्मल रखा जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ऐसी चीज़ें की जाए। उसके लिए है कि ब्रशिंग की जाए, फूड को जो है डिपॉजिट होने से रोका जाए, क्योंकि फूड अगर डिपॉजिट होगा तो शुगर डीके होगी और एसिड प्रोड्यूस होगा और दांत में डीके होगा। इसके अलावा जो स्वीट्स अगर हम खाते हैं तो उसे खाने के बाद ब्रश कर लें। फूड हैबिट ठीक होनी चाहिए, बैलेंस डाइट लें हम लोग, ठीक है, ये सब प्रिकॉशन लेने हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं बच्चों में, जैसे माँ बाप में है कोई प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम बच्चों में आती है, तो जैसे दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांत बाहर हैं, इस तरह की प्रॉब्लम अगर माँ बाप में है तो बच्चों में भी ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं अगर, तो बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि जैसे ही वो डेवलप होना शुरू हो उसका पता लगा, उसे डिटेक्ट करना चाहिए और उसे फुल फ्लैश डेवलप होने से रोकना चाहिए। तो उसे इंटरसेप्ट कहते हैं, उसे इंटरसेप्ट करना है उस प्रॉब्लम को। और अगर ये हम अगर इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो वो प्रॉब्लम फुल फ्लैज हो जाती है और फिर उसे करेक्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम में। उसमें एक मैं आज आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर जैसे बच्चों में दूध वाले दांत हैं जिस वक्त, तो उन दूध वाले दांतों के बीच में जो सामने के दांत हैं उनके बीच में गैपिंग होती है, स्पेस होता है। लेकिन जब परमानेंट टीथ निकलते हैं तो वो स्पेस ख़त्म हो जाता है और परमानेंट टीथ चूँकि चौड़े होते हैं वो उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे में आप देखें कि उसमें दांतों, दूध वाले दांतों के बीच में सामने के जो दांत हैं उसमें अगर जगह नहीं है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। फ़ौरन आपको ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना चाहिए, जिससे कि वो इस चीज़ को देख के और समझे और उसे इंटरसेप्ट कर सके। ये तो हो गई टिप आपको कि किस तरह से आप
किसी प्रॉब्लम को डेवलप होने से रोक सकते हैं। और आपसे रूबरू होने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आप जाने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि हर सिचुएशन में आप जो भी बात कही जा रही है उसका सही मतलब और सबसे अच्छा मतलब निकालें, उसके ख़राब मतलब निकालने की कोशिश ना करें। जो अच्छे मतलब है वो निकालें और जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन है वो आप जो ले सकते हैं उसको लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। 26 जुलाई ये दिन है उन शहीदों को याद करने का, उन शहीदों को गुलहाए अकीदत पेश करने का जो हंसते हंसते मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ये दिन उन शहीदों के नाम है जिन्होंने हमारे आज की खातिर अपने कल को कुर्बान कर दिया था। सन था 1999 जब पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की मज़मूम कोशिश की और कश्मीर में करगिल के इलाके में पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। लेकिन हिंदुस्तानी फौजों ने जांबाजी का सबूत देते हुए ऑपरेशन विजय को कामयाबी से हमकिनार किया और सरहद पार से आए हुए घुसपैठियों को निकाल बाहर किया। उसी दिन की याद में 26 जुलाई का दिन हर साल करगिल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बुलंदबाला हिमालय की चोटी से भी बुलंद थे हमारी फौजों के हौसले, जिनकी बदौलत आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। सामीन, इस लड़ाई में बहुत से जवान शहीद हुए, बहुत से घायल भी हुए। मैदान जंग में जाने वाले इन बहादुरों ने अपने अजीज व अकारिब से वापस लौटने के अहद पैमा भी किए थे, जो उन्होंने निभाए भी, मगर उनके लौटने का अंदाज निराला था। वो लौटे लेकिन लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी हिफाजत की कसम उन्होंने खाई थी, जिस कौमी परचम के सामने कभी उनका माथा इज्जत व एहतराम से झुका करता था। वही तिरंगा मादरे वतन के इन जाबाजों के जसदे खाकी से लिपट कर उनकी बहादुरी की गोया दास्तान बयान कर रहा था। घमासान लड़ाई के बाद दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया और हिंदुस्तान को फतेह हासिल हुई। और आज का ये दिन करगिल की फतह का दिन है और ये फतह हमें इन्हीं जानिसारों के हाथों मिली जो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी यादों के चिराग हमेशा रोशन रहेंगे। वैसे तो बहुत सारे नाम होते हैं सामीन, अनगिनत नाम होते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमारे और आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा। हिमाचल प्रदेश से छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक हैं जिन्होंने एक के बाद एक कई चोटियों पर जबरदस्त लड़ाई के बाद फतेह हासिल की थी और कई दुश्मनों को ढेर कर दिया था। जबरदस्त गोलीबारी में जख्मी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला करके उस पर दोबारा कब्जा करने में कामयाबी हासिल की थी और एक जख्मी साथी को मैदान जंग से बाहर निकालने की जुस्तजू में वो खुद शहीद हो गए थे। उनकी बहादुरी, आज़म और हौसले के लिए उन्हें बादस्मर्ग परमवीर चक्र से नवाजा गया था और इसी तरह से
एक और नाम है कैप्टन हनीफुद्दीन का। राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफ करगिल की जंग के दौरान बर्फ से ढकी हुई तुरतुक चोटी पर वो तैनात थे। जंग शुरू हुई, बड़ी जाबाजी से लड़े, गोला बारूद खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मन से लड़ते रहे और बिलाखिर शहीद हो गए। जंग में फतह के बाद हिंदुस्तानी फौज ने करगिल के तुरतुक सेक्टर का नाम हनीफुद्दीन सब सेक्टर रखा। एक और नाम भी है इन जयालों में, कैप्टन अनुज नायर का। 17 जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायर टाइगर हिल्स सेक्टर की एक अहम चोटी वन पिंपल पर तैनात थे। अपने साथियों के शहीद होने के बाद भी वो अकेले मोर्चा संभाले रहे। इंतहाई जख्मी होने के बावजूद कुमक आने तक उन्होंने अकेले उस चोटी पर मोर्चा संभाला, जिसकी बदौलत हिंदुस्तानी फौज उस चोटी पर दोबारा तसल्लुत कायम करने में कामयाब रही। लेकिन अनुज बिलाखिर जान की बाजी हार गए और शहीद हो गए। उन्हें भी महावीर चक्र से नवाजा गया था। इसके अलावा मेजर पद्मपानी आचार्य, राजपूताना राइफल्स के मेजर पद्मपानी आचार्य भी कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके भाई भी द्रास सेक्टर में इस लड़ाई में शामिल थे। उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया और मेजर पद्मपानी को महावीर चक्र से नवाजा गया था। गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के कारनामे भी काबिले तारीफ हैं और उनकी बहादुरी की दास्तान आज भी बटालिक सेक्टर की पहाड़ियों पर लिखी हुई है। अपनी गोरखा पलटन के साथ इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ों के दरमियान उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे और दुश्मनों के कई बैंकर भी तबाह और बर्बाद कर दिए थे। इन तमाम बैंकर्स को तबाह करने के बाद वो खुद भी काफी जख्मी हो गए थे और जिंदगी के आखिरी लम्हों तक, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ते रहे और बिलाखिर जामे शहादत नोश फरमाया। हुकूमत हिंद की जानिब से इन्हें भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। हिंदुस्तानी हवाई फौज ने भी सामईन इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग टीम के कारनामों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का जहाज भी दुश्मनों की गोलाबारी का शिकार हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पैराशूट के जरिए उतरते वक्त भी दुश्मनों पर गोलाबारी जारी रखी और लड़ते लड़ते बिलाखिर शहीद हो गए। तो इस तरह से बेशुमार दास्तानें हैं जो बिखरी पड़ी हैं और बार बार जब भी तारीख दोहराई जाएगी, इन नामों को, इनसे जुड़ी हुई दास्तानों को भी दोहराया जाएगा। आज करगिल दिवस है। हमारी पूरी टीम खराज अकीदत पेश कर रही है इन जवानों को, इन जयालों को। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। वतन के नौजवानों
वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा। उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा। नहीं तो दोस्त और रुसवा हमारा गुलसिता होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। भरम एक दोस्त की बस दोस्ती का ऐसे टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को बहनों को। हमें हथियार ले दो बेच डालो अपने गहनों को। कि इस कुर्बान बेकुर्बान वतन का हर जवां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। दोस्तों, कहते हैं कि जिस मुल्क की माएं अपने बच्चों को बचपन से ही हौसलामंदी की कहानियां सुनाती हैं, बहादुरी के किस्से सुनाती हैं, वो कौम इसी तरह परवरिश पाती है जिस तरह हिंदुस्तानी कौम परवरिश पाती है। हमारे यहाँ की माओं ने हमेशा असल से लेकर जब से तारीख गवाह है कि हमेशा इस तरह के किस्से सुनाए और इस तरह के किस्से बयान किए कि लोग अमन के साथ हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। अमन का सबक हमने दुनिया को दिया है, लेकिन यह भी बता दिया है कि अगर कोई हाथ हमारी तरफ बढ़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ दोस्तों, मां का रुतबा
इस समाज में बहुत अहम है। मां क्या चाहती है अपने बच्चों से? कुछ भी नहीं। एक मुख्तसर अफसानचा लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब रफीउद्दीन मुजाहिद साहब। उनका एक मुख्तसर सा अफसानचा सुनिए। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद रफ़ीउद्दीन मुजाहिद अकोला महाराष्ट्र से पेशे से मुदर्रिस हूँ। अपना एक अफसानचा जिसका उन्वान है फरमाइश आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो बिज़नेस के सिलसिले में एक लंबे सफ़र पर निकलने वाला था। बीवी बोली मेरे लिए सोने का हार लेते आना। बेटी बोली मेरे लिए मोबाइल। बेटा बोला मेरे लिए बाइक। वो सबों की फरमाइश पर हाँ हूँ और ज़रूर ज़रूर कहता रहा और घर के दरवाजे से बाहर निकला। लेकिन किसी ख्याल के तहत बड़ी फुर्ती से वापस मुड़ा। माँ आपने बस तू खैरियत से वापस आ जाना बेटा, बूढ़ी माँ बोली। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो दोस्तों वहां आ गए हैं अपने प्रोग्राम के उस पड़ाव पर जहां हम गुफ्तगू करते हैं सामीन की, यानी कि सामीन के जज्बात की। और सामीन अपनी जज्बात की अक्कासी करते हैं अपने अल्फाज के जरिए। उर्दू सर्विस के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं, उर्दू सर्विस के प्रोग्रामों को लेकर वो कितने बेदार हैं और कितने शौक से वो हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, इन सब का इजहार करते हैं हमारे सामीन अपनी सेगमेंट में। आज हमारे साथ हैं सतलज रेडियो लिसनर क्लब भावल नगर के राना मोहम्मद आसिफ।
तो चलिए दोस्तों, अब आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जा रहा है, लेकिन चलते चलते आपसे वही दो बातें जो अक्सर हम कहते हैं, आप सुनते हैं और अमल हम दोनों करते हैं। आप भी करते हैं और हम भी करते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसी बात का गवाह है कि यकीनन आप कितनी मोहब्बत और कितने खुलूस से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और फिर उन बातों पर अमल करते हैं। जी हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हाथ बार बार धोते रहिए। सिर्फ सादे पानी से भी अगर आप बार बार हाथ धोएंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। यानी मुकम्मल तौर पर अगर बात की जाए तो सफाई का ख्याल रखिए। चेहरे को न छुए बिला वजह, नाक को न छुए, मुंह तक हाथ ना ले जाएं गैर जरूरी तौर पर। और हाँ, घर से बाहर अगर जरूरत हो तभी निकलें, वरना घर से बाहर ना निकलें। अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें। और फिलहाल आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।